गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं यहाँ पर आज आपका फर्दर कंटिन्यू करना चाहूँगा आरसीसी के टॉपिक को। आपका जो आरसीसी चल रहा था वो बीच में आपका ब्रेक हो गया था ड्यू टू द कोरोना वायरस, और जो भी आपका लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से दिक्कत आई है। तो ताकि ये चीज़ कंटिन्यूटी रहे आपकी, आप एक स्टडी से अटैच रहो, तो उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो बीच में ब्रेक ना हो और मैं कंटिन्यूसली आपका एक टॉपिक को फ्लो कराते हुए लेके चलूँ, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर आरसीसी की। तो आरसीसी में टॉपिक जो है हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया था, लेकिन तब भी फर्दर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लें ईजिली कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमने स्टार्टअप किया, और आप एक प्रॉपर चैनल के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। तो बात आती है कि भाई कंटिन्यूसली चलने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले बात ये रखनी है कि आपको एक कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखनी है। दूसरी बात यह है कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँगा वो आपको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है। अब बात आती है कि भाई टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आरसीसी में वही टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका बेसिकली रहेगा कि जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरसीसी वो हम पहले स्टार्टिंग में देखेंगे, उसके बाद में फिर हम WSM LSM के बारे में समझेंगे, फिर हम कॉलम के बारे में देखेंगे, स्लैब के बारे में देखेंगे, फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, आपके टैंक के बारे में देखेंगे, शीयर टॉर्शन के बारे में देखेंगे। तो सारे टॉपिक जो हैं ये सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो आप एक डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहोगे उसको, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आरसीसी की, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं आरसीसी की चैप्टर की। बिल्कुल न्यू तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से करें और अपना को बिजी रखें। और जो भी है एग्ज़ाम जब भी आता है, कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहोगे पहले से ही, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आरसीसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। तो टॉपिक के बारे में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अगर मैं बात करूँ तो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा जो है चैप्टर 1 है, जो हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी आरसीसी की। तो वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आरसीसी का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरीके से हम इसको समझेंगे। बिल्कुल सीरीज़ बाय सीरीज़ समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में अगर मैं बात करूँ तो आपको पीसीसी के बारे में पता होगा। जैसे कि हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो पीसीसी क्या था कि पीसीसी अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप अगर बात करूँ तो सिंपली जो भी आपका मिक्सचर होता है सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और अगर इफ़ रिक्वायर्ड है तो ऐड मिक्सचर हम मिला सकते हैं उसके अंदर। तो इन सभी का जो मिक्सचर होता है विद वाटर, हम इन सभी को मिला देते हैं। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम बोलते हैं पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो आपने देखा भी होगा घरों में हम यूज़ करते हैं पीसीसी, ठीक है, जनरली। तो जो भी स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं पीसीसी का यूज़ हम किया जाता है। तो उसमें आपका सिंपली जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट को हम पीसीसी बोल लेते हैं विदाउट रीइंफोर्समेंट। कोई भी उसके अंदर स्टील वगैरह हम ऐड नहीं करते, तो उसको हम पीसीसी बोलेंगे। अब क्यों हम पीसीसी की जगह आरसीसी यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे का डिस्कशन रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीसीसी के बारे में। तो पीसीसी की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट जिसे हम कहते हैं सैंड भी बोल देते हैं इसको, कोर्स एग्रीगेट जो कि आपके स्टोन चिप्स वगैरह होते हैं या क्रशिंग स्टोन जो होता है वही आपका हो गया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कॉमा वाटर, पानी आप उसमें मिलाओगे ही तभी रिएक्शन होगा और तभी बॉन्डिंग बनेगी। और आगे बात करूँ तो एंड एड मिक्सचर इफ़ रिक्वायर्ड, एड मिक्सचर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़रूरत है तो हम एड मिक्सचर मिलाएंगे, जैसे कि एक्सीलरेटर हो गया, रिटार्डर हो गया, तो हम मिलाएंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो एड मिक्सचर मिलाने की अगर आवश्यकता नहीं है तो इसको नहीं मिलाते। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो आपका एक सीमेंट हो गया,
एक फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड हो गई, और एक कोर्स एग्रीगेट जिसमें स्टोन चिप्स या क्रशिंग स्टोन वगैरह होगा, ये हम ऐड करते हैं, और वाटर आपका हो ही गया, जिससे आगे प्रोसीड होगी रिएक्शन जो होगी आपकी। तो ये पीसीसी जो है ये सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसे कंक्रीट भी बोल दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये जो, अगर मैं इसकी बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन में तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट अगर इसके ऊपर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं, जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट जो होती है टेंसाइल स्ट्रेसेस, हाई स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस में वो जीरो होती है, ऐसा नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करती है, बट अप टू द लिमिट। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी, कि अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का नियरली या अप्रोक्स कहें तो 1/10 होती है आपकी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखता हूँ, इसकी जो एडवांटेज है वो मैं लिखता हूँ डिसएडवांटेज के साथ में। तो कहूँ तो ये लिख सकते हैं कि कंक्रीट, अब ये पीसीसी की बात हो रही है, मैं कंक्रीट लिख रहा हूँ, तो कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग in compression but weak in tension। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो कंक्रीट हमारी उसको बियर नहीं कर पाएगी, और बियर नहीं कर पाएगी तो कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे शुरू में, और उसके बाद में कंक्रीट फेल कर जाएगी टेंशन के अंदर। और जब फेल कर जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंक्रीट होती है वो एक ब्रिटल मटेरियल है, तो उसमें जो फेलियर होगा वो सडन फेलियर होगा, मतलब फेलियर से पहले कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगी। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी टाइम मिलेगा बचने का, या आपको उस स्ट्रक्चर को सिक्योर करने का बहुत कम मिलेगा। हो सकता है कि आप उसके लिए जो टाइम है वो सफिशिएंट ना रहे, और एक ह्यूज डैमेज आपको देखने के लिए मिल सकता है उसमें, ठीक है ना। तो बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है कंप्रेशन में, बट वीक होती है टेंशन में। तो जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हर स्ट्रक्चर पर आपके सिर्फ कंप्रेशन लोड ही आएगा, टेंशन नहीं आता। आपको पता है कि अगर मैं एनालिसिस करूँ लोड की, तो आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही लोड आपके आ रहे होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हो तो वहाँ पर। तो टेंशन और कंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा होगा, जो भी हम फोर्सेस वगैरह देखते हैं, ये मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो जो भी हम फोर्स एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा होगा कि हमें मेंबर में किस मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है, किस मेंबर में टेंशन आ रहा है, और यहाँ पर कंप्रेशन टेंशन को लेकर हमें चलना होता है एक साथ, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग में। तो बात अगर मैं करूँ आगे की, तो कंक्रीट की, तो अब यहाँ पर अगर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि टेंशन नहीं ले सकते कंक्रीट, तो फिर क्या किया जाए। तो उसके लिए हम कंक्रीट के अंदर क्या मिला देते हैं, स्टील उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो स्टील अगर मैं ऐड कर दूं, स्टील मतलब जो सरिया होती है, बार जो होता है, अगर उसको ऐड कर दूं तो हमारी एक जो डिसएडवांटेज है कि वो वीक होती है कंक्रीट टेंशन में, वो डिसएडवांटेज एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट अब मैं वही जो बताने वाला हूँ आपको, वो ये बताने वाला हूँ कि जो भी आपकी जो स्टील जो होती है, मतलब कि इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ is increased by reinforcing it मतलब concrete by steel and is termed as reinforced cement concrete, आरसीसी, इसे हम आरसीसी बोल देते हैं। तो अब देखिए, जो स्ट्रक्चर हमारा पीसीसी था वो आरसीसी बन गया। क्या बोल रहा है कि जब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर हमें उसको बढ़ानी है स्ट्रेंथ की, अगर मुझे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, स्टील ऐड कर दे रहा हूँ। ये रहा स्टील अगर मैं ऐड कर देता हूँ एज अ रीइंफोर्समेंट, तो अब वो जो स्ट्रक्चर हमारा जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है आरसीसी। अब आरसीसी देने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमारे पास में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको बियर करने की भी क्षमता आ गई है, मतलब हम उसको भी बियर कर सकते हैं। और आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेसेस, वही स्ट्रक्चर की अगर मैं कंबाइंड स्ट्रेसेस की बात करूँ तो टेंशन भी है, कंप्रेशन भी है। तो जो टेंशन जोन होगा, टेंशन जोन में मेरे को रीइंफोर्समेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर रीइंफोर्समेंट ऐड नहीं करूँगा तो हो सकता है कि आपको सडन फेलियर देखने के लिए मिल जाए कंक्रीट में एट अ लो स्ट्रेस लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इट्स मतलब कंक्रीट की ही बात कर रहा है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 1/10
ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका लगभग क्या होती है, 1/10 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो 1/10 होती है ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो देखा ही होगा, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कंक्रीट है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ 30 न्यूटन पर mm² एक कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी अप्रॉक्स जो होगी वो होगी 3 न्यूटन पर mm², ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कंपैरिजन करूं तो कंप्रेशन के कंपैरिजन में टेंशन में बहुत वीक होती है कंक्रीट, इसलिए हम जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं उसके लिए हम कंक्रीट को डिज़ाइन ही नहीं करते। हम जो भी कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं ओनली टू टेक द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, नॉट फॉर टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए मैंने क्या ऐड किया, स्टील ऐड कर दी। तो स्टील जो ऐड करी तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर आपका जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो आपको देखने के लिए जो बियरिंग स्ट्रेंथ होगी टेंसाइल के लिए वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं बात करूँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ में तो पीसीसी की अगर मैं बात करूँ तो पीसीसी हमारा ये मेन नेम नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो आरसीसी है, लेकिन उसको समझाने के लिए आपको पीसीसी के बारे में पहले शुरू में बता दिया गया है क्यों हम पीसीसी यहाँ पर एडवांस कर रहे हैं, उसको आरसीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है आरसीसी, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आरसीसी। पीसीसी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक है आरसीसी। आरसीसी का मतलब आपका reinforced cement concrete, reinforced cement concrete। चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, reinforced cement concrete में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। क्या है, इट इज़ अ concrete with reinforcement embedded in it। समझ रहे हो, इट इज़ अ कंक्रीट विद रीइंफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट। ये कंक्रीट ही है लेकिन किसके साथ, रीइंफोर्समेंट के साथ में। रीइंफोर्समेंट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने क्या लिया, स्टील। क्या प्रोवाइड करा है, स्टील। एम्बेडेड इन इट, जो भी कंक्रीट होगी कंक्रीट के अंदर हमने क्या एम्बेडेड कर दिया, स्टील को एम्बेडेड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, अभी आरसीसी में कन्वर्ट हो चुका, आपको पता ही चल गया है। अभी स्टील का क्या रोल है, अब देखिए, द एम्बेडेड स्टील या रीइंफोर्समेंट कुछ भी बोल सकता हूँ, रीइंफोर्समेंट R/F मतलब रीइंफोर्समेंट मेक कंक्रीट capable of resisting टेंशन आल्सो। तो पहले कंक्रीट जो थी वो खाली कंप्रेशन ले पा रही थी, लेकिन उसको टेंशन के लिए हम डिज़ाइन नहीं कर रहे थे। तो टेंशन के लिए डिज़ाइन करने के लिए मैंने कंक्रीट के अंदर क्या कर दिया, स्टील थी, स्टील को एम्बेडेड कर दिया, तो अब वो टेंशन को भी रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो ये एक इसका बेनिफिट आ गया आपके लिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये एक बेनिफिट के तौर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टील बार्स are embedded in tension zone in concrete and relieves it of any tension and take all the tensile stresses without separating from concrete। ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो स्टील बार्स मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट टेंशन में बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए इसको टेंशन स्ट्रेसेस के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया जाता। इसके लिए इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो खाली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब जो स्टील हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जितने भी जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं, वो सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस जो बियर करेगा वो कौन बियर करेगा, स्टील बियर करेगी। हमने डिज़ाइनिंग इस तरीके से करी है, हम नहीं मान रहे कि जो कंक्रीट है वो बिल्कुल भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ले रही है। वी नो दैट कि कंक्रीट जो होती है वो 1/10 टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करने की उसके पास क्षमता है, बट
मुझे पता है कि अगर मैं वो 1/10 ले लूँ तो वो एक अप्रॉक्स वैल्यू, उससे कम भी हो सकती है वैल्यू, तो हम एक डेंजर जोन में चले जाएंगे। उस डेंजर जोन से हमें बचने के लिए हम ये मान लेते हैं कि कंक्रीट जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर करती ही नहीं है, तो उसके लिए हम टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए कोई भी डिजाइनिंग नहीं करते जो कंक्रीट होती है। तो जो भी स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी वो हम यही मानेंगे कि सारी की सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन लेगा, स्टील लेगी। तो स्टील जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा स्ट्रक्चर में वो उसी हिसाब से प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं वो सारी स्टील लेगी, ठीक है ना। तो ये इसके लिए मेनली फंडा है। दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भी जो सेपरेशन है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सेपरेटिंग द कंक्रीट। अब जो भी स्टील होगी उसके जो भी सराउंडिंग कंक्रीट है, उसके जो सराउंडिंग कंक्रीट है, यही माना जाएगा कि उन दोनों के बीच में हमेशा बॉन्डिंग बनी रहेगी, मतलब बॉन्डिंग उनके बीच में ब्रेक नहीं होगी। अब बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी लगानी पड़ेगी। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी क्या होती है? स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी ये बोलता है कि जो भी स्ट्रेन आएगी, जब हम लोड देंगे तो स्ट्रेन आएगी, जब स्ट्रेन आएगी तो वहाँ पर स्टील और जो भी आपकी कंक्रीट होगी वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। तो जो भी एक्सपेंशन होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो रिलेटिव स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, और रिलेटिव स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से क्या हो सकता है? दोनों की बॉन्डिंग ब्रेक कर सकती है। तो उसको बचाने के लिए मैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिखने वाला हूँ वही है आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप देखिए। The bond between steel and surrounding concrete ensure strain compatibility। That is क्या है strain compatibility? Strain, that is strain at any point in steel and adjoining concrete would be same। क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका ये मान लीजिए एक रीइंफोर्समेंट है, ये आपका रीइंफोर्समेंट है भाई, और इस रीइंफोर्समेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कंक्रीट देखने के लिए मिल रही है। ये कंक्रीट है आपकी, ये आपका कंक्रीट है, ये कंक्रीट है आपकी, दैट्स कंक्रीट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी इलोंगेशन होगा, यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन क्या है कि जो भी इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलोंगेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जो भी कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन होगा स्टील के अंदर, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन किस में होगा? आपका कंक्रीट के अंदर भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे। एक तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट या हाई रेट से कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है। और दूसरा क्या है? स्लो रेट से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्रैक आ जाएंगे। इनके क्या होगा? इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग टूट जाएगी। और अगर बॉन्डिंग टूट गई तो कैसे भाई, अगर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई मान लीजिए कंक्रीट के अंदर, तो कैसे ट्रांसफर कर पाएगी स्टील को? तो इसलिए स्ट्रेसेस ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी यहाँ पर लगेगी। और आपको पता भी है कि जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो जो होता है वो कंक्रीट का और जो स्टील का होता है वो लगभग क्या होता है? लगभग सेम होता है ना। एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लगभग सेम होता है। तो उसमें जो भी थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है मटेरियल में, वो लगभग दोनों में क्या होता है? सेम होता है। तो ये एक मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर बात आती है तो ब्रिटलनेस की और डक्टिलिटी की। तो आपको पता ही है कि जो स्टील होती है, स्टील इज़ अ डक्टाइल मटेरियल एंड कंक्रीट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। तो स्टील को मिलाने से एक एडवांटेज और भी हुई कि क्या हो गया भाई, स्ट्रक्चर जो हो गया वो हमारा डक्टाइल हो गया, मतलब सडन फेलियर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। पहले स्ट्रक्चर जब कंक्रीट थी तो सिर्फ कैसा था स्ट्रक्चर आपका? ब्रिटल स्ट्रक्चर था, मतलब सडन फेलियर भी वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता था। तो एक तो आपने टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करा दी स्टील की हेल्प से। दूसरी अगर मैं उसकी देखूँ एडवांटेज स्टील की, तो क्या हुई कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर था उसमें डक्टिलिटी इंड्यूस हो गई। तो डक्टिलिटी इंड्यूस होने का मतलब क्या है कि भाई जो भी फेलियर होगा वो सडन फेलियर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
फेलियर जो भी मिलेगा आपको उससे पहले आपको क्या दिखेगी, वार्निंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स वगैरह जो आते हैं वो वार्निंग देखने के लिए आपको मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है आपका, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आल्सो imparts ductility to the concrete, ठीक है ना। तो reinforcement also imparts ductility to the concrete, और ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ कंक्रीट क्या है एक्चुअल में, कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल होती है कंक्रीट, ब्रिटल मटेरियल मतलब जिसमें आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने के लिए बहुत कम मिलता है, सडन फेलियर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो डक्टिलिटी होती है लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसी की चीज़ को समझने के लिए, ड्यू टू डक्टिलिटी सडन फेलियर विल नॉट अकर, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकता है उसको, लार्ज डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड प्रायर टू फेलियर। कोई भी फेलियर होगा उससे पहले लार्ज डिफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ आया आपको कि सडन फेलियर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यही डक्टिलिटी का फायदा होता है जो कि कौन इम्पार्ट करा रहा है, आपका रीइंफोर्समेंट, दैट इज स्टील, जो स्टील हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया, आरसीसी के बारे में समझ लिया कि आरसीसी का क्या फ़ायदा है, बेसिकली आपने यहाँ पर समझ लिया क्यों हमने पीसीसी से हम आरसीसी की तरफ आए हैं, क्यों हमने अपने आप को मॉडिफाइड किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये अभी आपका बेसिक पॉइंट्स से जो मैंने आपको लिखवाए हैं पीसीसी और आरसीसी के बीच में। आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे जिसमें आपको ग्रेड वगैरह की, कंक्रीट की ग्रेड्स वगैरह के बारे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा एज़ पर द IS 456। वो सारी चीज़ें अब आपके आएंगी, लेकिन ये अभी आपका खाली एक स्टार्टिंग क्लास है, तो उसके लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है। देन आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।